हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हमें अपने जो टेक्सटाइल का ब्रांच हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें से जो अपना प्राकृतिक जगत का रेशा है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आज के क्लास में हमें अपने प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाले जो जंतु रेशे हैं यानी कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले जो रेशे थे जिनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अपने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे उन सारे टॉपिक पर हमने डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम किस पे बात करेंगे? जंतु जगत से प्राप्त होने वाले रेशे। उनमें से कौन कौन से रेशे होते हैं, किस प्रकार से इसमें क्या दोनों में डिफरेंट पाया जाता है वनस्पतिक और जंतु जगत के रेशे में, और इसके साथ ही साथ इसकी क्या प्रक्रियाएं हैं, उन सभी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा इसमें ऊन, सबसे पहले हम बात करेंगे ऊन की। ऊन क्या है, इसकी इंग्लिश क्या होती है? उल। उल मतलब क्या होता है? ऊन होता है। अब नाम से क्या आपको समझ में आ रहा है? आप सभी जो जान रहे हैं कि ऊन जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़ की बाल से प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ क्लास में आपको बताया जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ भेड़ के बालों से नहीं बल्कि अन्य जंतुओं से भी हमें ऊन की प्राप्ति होती है। तो एक सीक्वेंस से देखिएगा। सबसे पहले ये जो रेशा है ये प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा होता है। कौन सा? ऊन। और प्रकृति में ये वनस्पतियों से नहीं बल्कि जंतुओं से प्राप्त होने वाला रेशा है। इसे जांतौ रेशा या फिर इसे प्रोटीन जगत से प्राप्त होने वाले रेशे के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि वनस्पतियों में जो प्राप्त होने वाले रेशे थे उन्हें सेलुलोजिक रेशा कहा जाता था क्योंकि वनस्पतियों में सेलुलोज पाया जाता है। वहीं पे जो ऊन है ये क्या है? जंतु जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। और जंतुओं के जो शरीर है उसमें क्या पाया जा रहा है? प्रोटीन पाया जा रहा है। इसके बाद देखिएगा जो ये प्रोटीन पाया जा रहा है तो जंतुओं में प्रोटीन पाया जा रहा है। जंतु जो है उसके किस पार्ट से ऊन आप प्राप्त कर रहे हैं? उसके बाल से प्राप्त कर रहे हैं। तो जो बाल है उस बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। मानव जो है उनके भी बालों में केराटिन प्रोटीन ही पाया जाता है। और जो भेड़ बकरियां हैं उनसे जो उनके बाल में प्राप्त होते हैं ऊन की प्राप्ति के लिए हम उनका बाल काटते हैं उनमें भी केराटिन नामक ही प्रोटीन पाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊन में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है तो आप बताएंगे केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। ऊन किस प्रकार का रेशा है? प्रोटीन जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के आपके टेस्टी पेस्टी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग जो है एक सीक्वेंस से इसको पढ़िएगा और एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। थियरी नहीं बताई गई, आप लोग को सिर्फ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही बताया गया है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। देखिएगा अगर हम बात करें कि ऊन का जन्मदाता देश कौन सा है, कहाँ से इसकी प्राप्ति हुई, तो ये इंग्लैंड इसका जन्मदाता देश माना जाता है। भारत का जन्मदाता देश क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। माइक्रोस्कोपिक इसकी जो आकृति है यानी कि जब हम बाल को, इस रेशे को क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो इसकी जो आकृति है वो टेढ़ी मेढ़ी हमें दिखाई देती है। इसके बाद है कि ये जो बाल से प्राप्त हो रहा है ऊन, तो इसकी कितनी परतें होती हैं? आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो केराटिन नामक प्रोटीन से पाया जाने वाला रेशा है कौन सा? ऊन, इसकी कितने परतें होती हैं? तो इसमें आपको बताया गया है कि ऊन में 3 परतें होती हैं ऊन के रेशे में यानी कि बाल में। बाल ये जो काटा जा रहा है जानवरों के शरीर से उसकी 3 परतें होती हैं, बाह्य परत, मध्य परत और अंत परत होता है। ये तीनों में क्या है नाम इसका? बाह्य परत को क्यूटिकल कहते हैं, मध्य परत को क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं, और अंत परत को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मेडुला किस पार्ट में पाया जाता है तो आप क्या बताएंगे? ऊन में पाया जाता है, उसके बाल में पाया जाता है जानवरों के, और जो जानवर का जो परत है उसके जो अंत परत है उसमें मेडुला पाया जाता है। जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में जिस हिसाब से वर्ड दिए गए होंगे उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखिएगा जो कार्टेक्स होता है, क्यूटिकल तो ये बाहरी परत है, बाहर से ये आवरण के रूप में है। उसी प्रकार जो कार्टेक्स होता है मध्य परत जो होती है वो नमी की अवशोषकता की जो क्षमता होती है, जो
क्या कर रहा है, बालों में जो पानी को सोखता है, नमी को अवशोषित करता है, ये क्षमता ये कार्टेक्स में होती है। और रंग वर्णक यानी कि जो बाल है वो कैसा है, किस रंग में, ब्लैक है या फिर ब्राउन में है, यानी कि काला है या फिर भूरा है, ये रंग जो है कौन प्रदान कर रहा है, कार्टेक्स प्रदान कर रहा है। इतना समझ में आया। आगे देखिएगा, जो अंत परत है मेडुला, ये क्या कार्य करता है, बालों को शक्ति प्रदान करता है और फिर चमक प्रदान करता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोटीन जगह से प्राप्त होने वाला रेशा। ऊन की जो 3 परतें हैं, क्यूटिकल, कार्टेक्स और मेडुला, ये तीनों नाम आप लोग याद करिएगा। नेट के एग्जाम में आपसे ये सीक्वेंस पूछ लेता है कि ये जो इसकी परतें हैं उसको सीक्वेंस में लगाइए, बाह्य परत, मध्य परत और अंत परत, क्यूटिकल, कार्टेक्स और मेडुला। आगे देखिएगा, भारत में जो ऊन की कटाई है वो वर्ष में 2 बार की जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि अपने भारत देश में ऊन की कटाई कब और कब की जाती है, तो उसमें वर्ष में 2 बार की जाती है, मार्च और सितंबर माह में। आगे देखिएगा, जिस प्रकार से आपने देखा कि वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले रेशे, जिनमें से क्या है, कपास है, लिनन है मुख्य रूप से, इन सभी में नम अवस्था में ये जो रेशे थे उनमें जो है इसकी मजबूती बढ़ जा रही थी, 30% 40% मजबूती बढ़ जा रही थी। वहीं पे ऊन के बारे में अगर बात करें तो गीली अवस्था में इसकी मजबूती जो है 20% घट जाती है, ये याद रखिएगा। आगे, निम्न कोटि का जो ऊन होता है, यानी कि जब हम ऊन की प्राप्ति करते हैं, बालों को काटते हैं जानवरों के शरीर से, उनसे जब हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के रेशे तैयार करके वस्त्र उत्पादन के लिए कार्य करते हैं, तो वहाँ पे जो निम्न क्वालिटी का ऊन होता है, रेशा होता है, उससे हम नमदा तैयार करते हैं। नमदा को फेल्ट कहा जाता है। ठीक है, नमदा का मतलब होता है जिसे आप जो है बुनाई वगैरह ना करके बल्कि डायरेक्टली ढेर सारे ऊन की जो लच्छियाँ होती हैं उनको वस्त्रों के अकॉर्डिंग ही परत दर परत बिछा करके उस पर हीट दे करके उसको दबा दिया जाता है और एक में चिपका दिया जाता है। इस प्रकार से बनने वाले जो कंबल वगैरह होते हैं उनको नमदा या फेल्ट के नाम से जाना जाता है। क्वालिटी ये क्या होती है, निम्न क्वालिटी का होता है, जो आपको देखने को मिलता है वस्त्रों पर। विभिन्न प्रकार के जानवरों के जो जानवर बनाए जाते हैं बच्चों के खिलौने के लिए, और फिर जो वस्त्रों पे बच्चों के सजावट के लिए बनाया जाता है, इसमें रेशों को रख करके डिज़ाइन में विभिन्न प्रकार के जो आकृतियाँ होती हैं, गुड्डे गुड़िया जो हैं बच्चों के वस्त्र बना करके उस पर रेशों को बिछा करके उसके बाद उसे हीट दे करके प्रेस कर दिया जाता है, इतनी तेज प्रेस से, जिससे कि ये इससे नमदा और फेल्ट का जैसा वस्त्र या कंबल तैयार होता है। आगे देखिएगा, ये जो ऊन है, ये ऊन में जो वस्त्र तैयार होता है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ऊन से प्राप्त होने वाले जो वस्त्र हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि उच्च वर्ग का जो है वस्त्र जो है वो उन्हीं में कौन सा होता है, तो वस्टेड वस्त्र होता है। वहीं पे निम्न जो होते हैं वो ऊनी वस्त्र होते हैं। वस्टेड वस्त्र और ऊनी वस्त्र में क्या डिफरेंट है देखिएगा। उच्च कोटि का व सीधा, उच्च कोटि का सीधा व लंबा रेशा जो होता है वो वस्टेड वस्त्र से तैयार किए जाते हैं। अधिक टिकाऊ होता है, वजन में ये हल्का होता है, गर्माहट इसमें अधिक होती है, मजबूत व अधिक अवशोषकता युक्त होते हैं। कौन से रेशे, वस्टेड वस्त्र तैयार करने वाले जो ऊनी रेशे होते हैं, ऊन के रेशे होते हैं। वहीं पे अगर हम ऊनी वस्त्र की बात करते हैं तो वस्टेड वस्त्र की अपेक्षा ये कम लंबा होता है। इसके बाद है कि इसमें कम गर्मी भी होती है, लेकिन इसका भार जो है वो अधिक होता है और खुरदरी सतह वाली होती है। ये दोनों में डिफरेंट आपने देखा कि वस्टेड वस्त्र और ऊनी वस्त्रों में, ये दोनों समझ में आया। यानी कि नाम से ये समझ में आया कि जो उच्च क्वालिटी के ऊन थे उसे ऊन से हम क्या बना रहे हैं, वस्टेड वस्त्र बना रहे थे। उससे जो निम्न स्तर था उससे क्या बना रहे हैं, ऊनी वस्त्र तैयार कर रहे हैं, लेकिन एकदम ही वेस्ट मटेरियल के रूप में, यानी कि एकदम निम्न क्वालिटी का जो होगा, ऊनी वस्त्र से भी जो निम्न क्वालिटी का होगा उससे हम नमदा या फेल्ट तैयार कर लेते हैं। ये आपको बताया गया ऊनी कपड़ों के प्रकार। ऊनी कपड़ों में मुख्य रूप से वस्टेड वस्त्र और ऊनी वस्त्र आते हैं।
इतना समझ में आया आप लोगों को? आगे देखिएगा, ये जो ऊन है इसके कुछ विशेषताएं भी होंगी। उन विशेषताओं में जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, उन बिंदुओं में देखिएगा कि ये जो ऊनी वस्त्र है इस पर घर्षण व धूप का जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। धूप में आप ज़्यादा लंबे समय तक रख रहे हैं उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और साथ ही साथ सूखे ताप का ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ऊनी वस्त्रों को बहुत ही ज़्यादा हीट देके आप उसको प्रेस नहीं करते हैं। अगर इस प्रकार से बने हुए कोई भी वस्त्र है तो उस पर आप कॉटन के कोई वस्त्र रख करके तब आप उसको प्रेस करते हैं। जहाँ तक आप देखे होंगे कि ऊनी वस्त्रों पर सूखे प्रेस नहीं किए जाते हैं। इसके बाद है अम्ल व जो अम्ल है, अम्ल का अच्छा प्रभाव पड़ता है तथा क्षार का इस पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ ही साथ ब्लीचिंग का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए ब्लीचिंग का जो प्रयोग करते हैं आप लोग, उसका भी बुरा प्रभाव किस पे पड़ता है? ऊनी वस्त्रों पर पड़ता है। इसके बाद है कि जो ऊन का रेशा होता है इसमें लचीलापन पाया जाता है और इसके साथ सिकुड़न प्रतिरोधकता का गुण विद्यमान होता है। सिकुड़न प्रतिरोधकता का मतलब है कि सिकुड़न ना हो, सिकुड़न को प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है, सिकुड़न को बचाने के लिए जो कार्य करता है, ऐसा गुण जो है ऊन में विद्यमान होता है। इतना समझ में आया? ये रहे आपके जो सामान्य बिंदुएं हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और कॉमन है, ये आपको एकदम बढ़िया से याद होना चाहिए। अगर ऐसे वर्ड, ऐसे क्वेश्चंस अगर आप एग्ज़ाम में मिस कर देते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अभी बहुत ही लो है। इसलिए ये सभी बिंदुओं को आप नोट करिए, क्योंकि ये सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही बताया गया है, ज़्यादा थियरी में नहीं रखा गया है। आगे आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, देखिएगा कि जो ऊन का वस्त्र आप तैयार कर रहे हैं, रेशे की प्राप्ति यानी कि जब आपने भेड़ के बाल से रेशा तैयार किया है, उस रेशे से वस्त्र उत्पादन तक और उस वस्त्र उत्पादन के बाद पहनने योग्य कपड़े तक कितनी प्रक्रियाएं की जा रही हैं, इस प्रकार से इंडस्ट्री में किस प्रकार से वस्त्रों को तैयार किया जा रहा है। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम बताया गया, बार बार आपको बताया जा रहा है सीक्वेंस में। इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड दोनों को ही आप ध्यान से याद रखिएगा। इसमें देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, शेयरिंग प्रोसेस होता है। शेयरिंग मतलब होता है कि भेड़ के या फिर जो भी जीव जंतु हैं जिनसे हमें जिन जंतुओं से हमें बाल प्राप्त हो रहे हैं, अभी आगे आपको बताया जाएगा कि किन किन जानवरों से आपको ये रेशे प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किन किन जंतुओं से आप जो है उनके बालों से वस्त्र तैयार करते हैं। देखिएगा उनमें जब आप जानवरों के शरीर से बाल को अलग करते हैं काट करके, उसे शेयरिंग प्रोसेस कहा जाता है। इसे कताई या फिर ऊन काटना कहा जाता है। आपको हमने बताया था कि जो कताई है, ये कताई जब आप बालों को काट रहे हैं जानवरों के शरीर से, उसके बाद रेशे से जब आप धागा बनाने वाली कताई की प्रक्रिया करते हैं। अगर कताई वर्ड लिखा गया है आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में तो आप उसका इंग्लिश वर्ड ज़रूर देखिएगा। अगर जानवरों के शरीर से बाल को अलग करने की बात कही गई होगी तो वहाँ पे शेयरिंग लिखा होगा, देखिएगा यहाँ शेयरिंग लिखा होगा। लेकिन वहीं पे अगर जो है उसे स्पिनिंग यानी कताई करके धागा बनाने वाली प्रक्रिया की बात अगर की गई हो कताई की, तो वहाँ पे स्पिनिंग लिखा होगा। ठीक है, ये वर्ड आप लोग दोनों ध्यान में रखिएगा। एक शेयरिंग होता है और एक स्पिनिंग होता है। शेयरिंग मतलब जानवरों के शरीर से बाल को अलग करना, और फिर स्पिनिंग का मतलब होता है रेशे से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है। आगे देखिएगा ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, जो आपने बालों को काट के शरीर से अलग किया है जानवरों के शरीर से, उसे क्या करते हैं आप उसे छांट करके अलग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं कि जानवरों के शरीर के किस भाग से प्राप्त होने वाला बाल, पीठ पर उसके जो बाल होगा उससे अलग क्वालिटी का होगा, अलग गुणवत्ता का होगा। उनके पैरों के पास से जो आपको बाल प्राप्त हो रहे हैं, पेट के भाग से जो प्राप्त हो रहे हैं, यानी उनके स्किन पे पूरी बॉडी पे पूरा बाल ही है, तो उनसे अलग अलग पार्ट से अलग अलग किस्म के आपको रेशे प्राप्त होते हैं। तो उनकी गुणवत्ता के आधार पे उनको छांट करके अलग कर लिया जाता है। ये प्रक्रिया ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग कहलाती है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा क्लीनिंग या फिर वॉशिंग एंड स्काउरिंग। आपको क्लीनिंग भी देखने को मिल सकता है एग्जाम में, वॉशिंग एंड स्काउरिंग भी देखने को मिल सकता है। अगर क्लीनिंग या फिर वॉशिंग नहीं देखने को मिल रहा है तो स्काउरिंग जरूर देखने को मिलेगा। स्काउरिंग ज़्यादातर देखने को मिलता है। स्काउरिंग का मतलब होता है कि जब आप जो जानवरों के शरीर से बाल को अलग कर लेते हैं तब आपको क्या देखने को मिलता है,
इनके शरीर में जो विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ लगी होती हैं। जिस प्रकार से आप लड़कियां जो है देखती होंगी कि अगर कई दिनों तक बाल अगर आप अच्छे से सफाई नहीं करती हैं, लंबे लंबे बाल हैं और उसकी सफाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो उसमें जो है आपको चिपचिपापन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें जो गंदगी की वजह से होती हैं, तो ये जानवरों के शरीर पर ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से भेड़ बकरियों जो है, ऊँट हैं, इन सब के शरीर में भी देखने को मिलती है ये प्रॉब्लम। इसकी वजह से क्या किया जाता है, जब उसके शरीर से बाल को काट के अलग किया गया था तो वहीं पे इसे धोना व अशुद्धियाँ दूर करने की प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद है कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग एक विशेष प्रकार की परिचर्या है जो किस पर की जाती है, उन्हीं वस्त्रों पर की जाती है। कार्बोनाइजिंग प्रोसेस के बाद है कि रसायनों द्वारा अशुद्धियाँ तैयार करना। कार्बोनाइजिंग जो है ये एक विशेष प्रकार के रसायन होता है जिसके द्वारा ये बालों की जो अशुद्धियाँ हैं उनको अलग किया जाता है। और आप लोग देखे होंगे जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रीम वगैरह होते हैं फेस पे अप्लाई करने के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट जितने भी हैं उन सभी में जानवरों के बाल से प्राप्त होने वाले जो ग्रीस नुमा जो तत्व निकलते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। आपको ये चीज़ें जो हैं जब इंडस्ट्रियल लेवल पे देखेंगे आप तब वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जानवरों के बाल से प्राप्त होने वाली जो गंदगियाँ हैं, ग्रीस वगैरह होता है, वो ग्रीस जो है उससे ब्यूटी प्रोडक्ट में उसका प्रयोग किया जाता है, जब मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह तैयार कर ली जाती है। आगे देखिएगा, ये जो कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया हुई, इसके बाद डाइंग एंड ऑयलिंग। जब आपने उनके बालों से अशुद्धियों को दूर कर दे तो वो बाल जो है वो रूखा रूखा हो जाएगा, जिसके लिए बालों को सुखाने के बाद इसका तेलीकरण की प्रक्रिया की जाती है। इसमें अलग से फिर से तेल लगाया जाता है उन रेशों को मुलायम करने के लिए। कैसा तेल इस पर अप्लाई किया जाता है, जो इसमें तेल अप्लाई किया जाता है वो क्या होता है, जैतून का तेल होता है, ठीक है। तेलीकरण ऑयलिंग प्रक्रिया में क्या है, जैतून के तेल इस पे लगाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। या फिर इसके अतिरिक्त और भी विशेष प्रकार के तेल होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कार्डिंग की प्रक्रिया। कार्डिंग मतलब होता है धुनाई करना। धुनाई करने के बाद भी क्या होता है, जो रेशे हैं उनसे गंदगियाँ वगैरह अलग करने के लिए, उन्हें मुलायम करने के बाद उनको एक दूसरे से सटाने की प्रक्रिया करने के लिए इसमें धुनाई की प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद है कॉम्बिंग का मतलब कंघी करना। कंघी करने की प्रक्रिया क्यों की जाती है इन रेशों में, जिससे कि बड़े रेशे अलग हो सके और छोटे रेशे अलग हो सके। इसके बाद है ड्राविंग मतलब होता है खींचना, इनको खींच करके अलग किया जाता है। इसके बाद रोलिंग का मतलब होता है इन्हें घुमाया जाता है आपस में, उसके बाद ऐठन दिया जाता है। इसके बाद है स्पिनिंग की प्रक्रिया का मतलब है कि जब आपने रेशे को प्राप्त कर लिया ऐठन दे करके, अब इसमें कताई की प्रक्रिया की जाएगी। इन कताई की प्रक्रिया के द्वारा अब आप क्या करेंगे, धागा प्राप्त कर लेते हैं। जब धागा आपको प्राप्त होगा तो धागा प्राप्त करने के बाद इस पर बुनाई की जाती है, वीविंग की जाएगी, फिर फिनिशिंग की जाएगी यानी कि परिसज्जा की जाती है विशेष प्रकार की। और उन परिसज्जाओं में आप रंगाई यानी कि डाइंग, प्रिंटिंग, रंगाई, छपाई, ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पे हमने कताई के बाद धागा प्राप्त कर लिया, फिर बुनाई किया, तो बुनाई के पहले ही यहाँ रंगाई आ जाना चाहिए था, क्योंकि जो ऊनी वस्त्र हैं गर्मियों में ठंडियों में पहनने के लिए जब आप वस्त्रों को तैयार कर रहे हैं तो उसमें बुनाई की प्रक्रिया जब की जाती है तो उसमें जो धागा है, धागा को ही आप रंग लेते हैं। लेकिन इसमें जब आप रंगाई का जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि वस्त्रों को रंगाई के लिए यानी कि रंगाई की जो प्रक्रिया है वो मुख्यतः 3 प्रकार से होती है। कहीं पे आप डायरेक्ट रेशे को रंग लेते हैं, कहीं पे धागे को रंगते हैं और कहीं पे आप वस्त्रों पे जाकर के रंग को अप्लाई करते हैं। ये चीज़ें देखने को आपको मिलती है। लेकिन आप उन्हीं वस्त्र तैयार करने के लिए जो ठंडियों में पहनने वाले हैं उन पे जो स्वेटर वगैरह है, कोट वगैरह है, इन सब में भले ही देखते होंगे पहले पेंटिंग की गई होगी, लेकिन जो विभिन्न विशेष प्रकार के जो वस्त्र हैं, साड़ियाँ वगैरह हैं, इन सब पे आप प्रिंटिंग भी देखने को पाएंगे, जो आपको कब देखने को मिलती है, इस पे बुनाई की प्रक्रिया के पश्चात जब कपड़े तैयार कर लेते हैं उसके बाद इस पे जो परिसज्जा अलग से अलंकृत की जा रही है। इतना चीज़ समझ में आया आप लोग को। ये हो गया आपका वस्त्र उत्पादन की प्रक्रिया।
आई होप ये सारे टॉपिक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आप इंग्लिश नाम अच्छे से याद रखिएगा और उसके बाद हिंदी नाम को भी साथ में याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं कि आपके नेट के एग्ज़ाम में या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में आपके होम साइंस के, चाहे वो टेस्टी पीएचटी, नेट जेआरएफ, एलटी जीआईसी कोई भी हो, आरपीएससी का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, झारखंड का हो, किसी भी स्टेट का हो, वहाँ पे आपको ये ज़रूरी नहीं कि सभी स्टेप एक साथ देखने को मिले। इसमें से 3-4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, लेकिन आपको एक सीक्वेंस तो याद रहेगा कि किस प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस आएगा। ये चीज़ें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊन की प्राप्ति के स्रोत के आधार पर जो जीवों का नाम बताया गया है, कौन कौन से जानवरों से आपको ऊन प्राप्त हो रहा है, उनका नाम आप देख लीजिएगा। सबसे पहले है अंगोरा। अंगोरा कौन सा जानवर है? एक बकरी है जिसका नाम है अंगोरा। इसके जो बाल प्राप्त होते हैं ऊन की प्राप्ति के लिए, उस बालों को मोहेर कहा जाता है। ये जो रेशा है ये उच्च गुणवत्ता वाला रेशा है और ये पाया कहाँ पे जाता है, प्राप्त कहाँ पे होता है? यूएसए और अफ्रीका में, इन दोनों जगहों पे अंगोरा नामक बकरी पाई जाती है। इसके बाद देखिएगा, अंगोरा के बाद नाम है टंगोरा। दोनों नाम अच्छे से याद रखिएगा। अंगोरा ये बकरी का नाम है, वे टंगोरा जो है ये खरगोश का नाम है। खरगोश जो प्रजाति है, इससे क्या है, इससे उज्जवल रेशा यानी कि सफ़ेद रेशा प्राप्त होता है और ये जो है रेशम की भांति चमकदार होता है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। इसके बाद है अल्पाका। अल्पाका एक जानवर है जो लामा नामक जो ऊंट की प्रजाति का होता है। लामा जो है उससे भी ऊन की प्राप्ति होती है और उसके साथ ही लामा जो ऊंट है इसी प्रजाति का एक और भी ऊंट है जिसका नाम है अल्पाका। ये दोनों ही नाम आप याद रखिएगा। लामा ऊंट से भी प्राप्त होता है आपको क्या, ऊन, और उसके साथ ही साथ इसी लामा ऊंट की प्रजाति का ही एक दूसरा जानवर है जिसका नाम है अल्पाका। इसका जो रेशा होता है वो 12 इंच लंबा रेशा होता है, इसलिए इसका जो रेशा है वो पायल नामक वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पायल वस्त्र कौन कौन सा, जिसमें बड़े बड़े रेशे निकले हुए होते हैं, फर निकले हुए होते हैं मुलायम से, उस प्रकार के रेशे आपको तैयार हो जाते हैं जिससे आप पायल नामक वस्त्र तैयार करते हैं। बुनाई में आपको पढ़ाया जाएगा पायल नामक बुनाई, मतलब कि ऐसे वस्त्रों की बुनाई जिस पर बड़े बड़े फर निकले होते हैं, रोए निकले होते हैं, उसे पायल वस्त्र के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे वस्त्रों को बनाने के लिए ये अल्पाका नामक जो ऊंट है इससे प्राप्त होने वाले रेशे का प्रयोग किया जाता है और ये कहाँ पाया जाता है? पेरू नामक प्रदेश में पाया जाता है। आगे देखिएगा, वैक्टियन है। वैक्टियन जो जंतु है ये 2 कुंभ वाला ऊंट है। देखिएगा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ऊंट है। आप ऊंट देखे हैं, उसके पीठ पे जो है गर्दन के थोड़ा पीछे के साइड में कुंभ निकला हुआ होता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि ऐसे प्रदेश जहाँ पे जल की कम मात्रा होती है वहाँ पे ऊंट ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वहाँ पे एक ही कुंभ पाया जाता है ऊँटों में, लेकिन जो 2 कुंभ वाले ऊँट होते हैं उसे वैक्टियन नाम से जाना जाता है और इससे जो रेशे प्राप्त होते हैं वो बहुत ही विशेष प्रकार के होते हैं, जिसका प्रयोग आप गर्मी व सर्दी दोनों मौसमों के वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि इससे जो वस्त्र तैयार किया जाता है उसका प्रयोग आप गर्मियों में भी कर सकते हैं और सर्दियों में भी कर सकते हैं। इसलिए ये वैक्टियन जो जानवर है, 2 कुंभ वाला ऊंट है, ये बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। आगे देखिएगा, विक्यूना। विक्यूना जो है ये एक ऊंट की प्रजाति है। ये जो है विश्व का जो सबसे महंगा कोट होता है। विश्व का सबसे महंगा कोट कौन सा होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। नाम है मिंक कोट। पाया कहाँ पे जाता है? ये जो ऊंट है वो पेरू प्रदेश में पाया जाता है। विक्यूना क्या है? एक विशेष प्रकार का ऊंट है और जिससे प्राप्त होने वाला जो रेशा है उससे बना कोट पूरे विश्व में सबसे महंगा कोट जो है प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है। इसके बाद है मेरिनो। मेरिनो एक भेड़ का नाम है। इससे प्राप्त होने वाला जो ऊन है वो उच्च गुणवत्ता का होता है और ये यूरोप में पाया जाता है। ये देखिए, देख लिया आपने। आगे देख, कश्मीरी बकरी। जो कश्मीरी बकरी है इससे उच्च कोटि का ऊन तैयार किया जाता है। ये अपने हिमालय के तिब्बती क्षेत्र में पाया जाता है और साथ ही साथ चीन में भी पाया जाता है। इससे जो बनने वाला जो वस्त्र है वो पश्मीना शॉल फेमस है, आप नाम सुने होंगे। ये विश्व प्रसिद्ध शॉल है, अपनी गर्माहट के लिए ये
प्रसिद्ध है पश्मीना शॉल। इसमें जो है हाथ से ही वर्क किया जाता है, हाथ से ही एक सारे कारीगरी की जाती है इन शॉल में, और ये बहुत ही गर्म ऊन होता है। इसमें जो परिश्रम है बहुत अधिक लगता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही महंगा मिलता है। आप गूगल पे सर्च करके पश्मीना जो शॉल है इसका ओरिजिनल जो क्वालिटी है उसका प्राइस आप देख सकते हैं कितना महंगा है। और क्यों इतना महंगा है? क्योंकि इसकी जो बुनाई वगैरह है वो हाथों के द्वारा ही की जाती है। आई बात समझ में? ये हो गया आपको ऊन की प्राप्ति के स्रोत के आधार पर। किसी भी पॉइंट को आप छोड़ेंगे नहीं, ये सभी नाम जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनकी विशेषता पूछी जाती है। ये तो ये विशेषता देके इसका नाम पूछ लिया जाएगा, ये तो ये नाम देके ये विशेषता आपके एग्जाम में ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। आगे देखिएगा, ये जो है अवस्था के आधार पर ऊन की प्राप्ति आप किस प्रकार से कर पा रहे हैं, यानी कि जो भेड़ बकरियां जानवर ये सभी हैं उनसे जब आप उनकी अवस्था के आधार पर भेड़ों से जब आप रेशे प्राप्त करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं। देखिएगा जिसमें सबसे पहले है मेमन या लैम्ब ऊन। जब जो भेड़ है वो 8 महीने की भेड़ है, उससे जब हम ऊन प्राप्त करते हैं उसे मेमन या फिर लैम्ब या मेमन नाम से जानते हैं, मेमन या लैम्ब ऊन कहते हैं। जब वो जानवर क्या भेड़ 8 महीने का हो और इससे प्राप्त होने वाला जो ऊन है वो मजबूती उसमें कम होती है, उच्च गुणवत्ता का होता है। मजबूती तो कम है लेकिन गुणवत्ता इसकी और सभी जो है वो अधिक होती है, क्योंकि ये मुलायम भी होता है, ये गर्माहट भी होती है और इसमें चमक भी होता है। तो ये हो गया आपका मेमन या लैम्ब जो ऊन है। इसके बाद एग्जाम में भी आपसे कई बार पूछा गया होगेट ऊन क्या है। जब जो जानवर है उसे जब 12 से 14 माह का हो जाता है वो जानवर, उन जानवरों के शरीर से जब आप रेशे को प्राप्त करते हैं वो होगेट ऊन के नाम से जाना जाता है। इसमें मजबूती जो बहुत ही सर्वोत्तम किस्म की होती है, साथ ही साथ कोमलता और तन्यता का गुण भी इसमें विद्यमान होता है। आगे देखिएगा, वीदर ऊन आपसे पूछा जाता है। जब वही जानवर जो है 14 माह का हो तब जब आप इसमें से ऊन काट के अलग करते हैं, लेकिन इसके पहले भी एक बार इसमें बाल कट चुका हो। मान लीजिए मेमन जब था 8 माह का, 8 माह में आपने भेड़ से जो है बाल को काट लिया तो मेमन हो गया, लेकिन उसी को जब आप 14 माह बाद काटते हैं, 8 माह बीत चुका है, उसके बाद जब फिर आप 14वें माह में फिर से उससे बाल काट के अलग करते हैं, उसे वीदर ऊन के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा वर्जिन ऊन। वर्जिन नाम से समझ में आ रहा है जब पहली बार किसी जानवर से ऊन निकाला जाता है, जानवर के शरीर से, तब उसे क्या कहा जाता है? वर्जिन ऊन, मतलब पहली बार जब निकाला जा रहा हो। इसके बाद आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है फ्लेस ऊन क्या है, यानी कि जीवित भेड़ के शरीर से प्राप्त होने वाला जो ऊन है, जब आपसे जीवित और मृत के रूप में पूछा जाए तो जीवित भेड़ के शरीर से प्राप्त ऊन को आप फ्लेस ऊन कहते हैं। खींची ऊन पूछा जाता है। खींची ऊन क्या है? जब आप मरी हुई भेड़ के शरीर से प्राप्त करते हैं ऊन तब उसे खींची ऊन कहते हैं, यानी कि वो मर गया है, आप उस शरीर से रेशे को खींच करके अलग कर रहे हैं बाल को। इसके बाद है मृत ऊन। मृत ऊन का मतलब होता है कि ऐसी भेड़ जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो, किसी प्रकार से उसकी दुर्घटना हो गई हो, उस समय जब वो मर जाती है तो उस समय उसके शरीर से अलग किए गए हुए ऊन को मृत ऊन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है टेलॉक ऊन। टेलॉक ऊन क्या है? जब टूटे फूटे व निम्न गुणवत्ता का कोई भी ऊन होता है उसे टेलॉक ऊन कहा जाता है। इसके बाद कारपेट ऊन होता है। कारपेट का मतलब है कि जब निम्न स्तर का, निम्न क्वालिटी का कोई भी ऊन है जिसका प्रयोग आप कारपेट व कालीन आदि बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे कारपेट ऊन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है कॉटी ऊन या फिर कॉटी उल के नाम से जाना जाता है। ये आपसे पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया टीजीटी के कि ये कॉटी ऊन या फिर कॉटी उल क्या होता है। जब ऐसा रेशा जो क्या बना रहा है, कॉटन का भी रेशा हो और ऊन का भी रेशा, दोनों को मिक्स करके जो वस्त्र तैयार किया जाता है वो क्या होता है? कॉटी ऊन या फिर कॉटी उल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्या है? वर्जिन ऊन। कई बार पूछा गया फ्लेस ऊन, खिंची ऊन। इसके बाद है कॉटी ऊन। इसके बाद एक ये भी पूछा गया था होगेट ऊन। ये इतने बहुत बार पूछे गए हैं और इसके साथ ही साथ अगर हम इसमें बात करें, इसमें जितने भी बताए गए वो सभी इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक जितने भी एक पॉइंट को आपको बताया गया, ये नहीं कि इसमें से बस आप यही याद करिए, यही लिखिए।
एग्ज़ाम में कोई भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए आप किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे, सभी को आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। आई होप आज की क्लास में आप अच्छे से ये सभी टॉपिक को समझ पाए होंगे। अगर किसी भी पॉइंट पर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा हमारी क्लास के साथ। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।